हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट सक्सेस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लासेस में हमने सीसीई के बारे में डिस्कस किया था, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन के बारे में डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ असेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था। सबमेटिव असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, प्लेसमेंट असेसमेंट क्या होता है एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है, ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। देखिए, ये जो असेसमेंट है इनके अलग अलग पैराडाइम्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कितने पैराडाइम्स है? 4 हैं। पहला है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का क्या मतलब हो गया? जो अधिगम है, अधिगम का आंकलन। दूसरा आता है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब क्या हुआ? अधिगम के लिए आंकलन, अधिगम के लिए आंकलन। थर्ड आता है हमारा असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब क्या हो गया? अधिगम के समान आंकलन। और फोर्थ आता है असेसमेंट इन लर्निंग। असेसमेंट इन लर्निंग का मतलब हो गया अधिगम में आंकलन। ये 4 पैराडाइम्स हैं असेसमेंट के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपको एग्जाम्पल दे देता है और पूछता है ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है या असेसमेंट फॉर लर्निंग है या असेसमेंट एज लर्निंग है या फिर असेसमेंट इन लर्निंग है। इन चारों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब क्या हो गया? अधिगम का आंकलन। जैसे हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, जो भी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस हुआ है, टीचर ने जो भी पढ़ाया है, अब टीचर उसका आंकलन करना चाहता है, टीचर उसका असेसमेंट करना चाहता है कि बच्चों ने कितना सीखा है। यहाँ पर टीचर बच्चों के अचीवमेंट लेवल के बारे में जानना चाहता है कि जो उसने पढ़ाया बच्चों ने वो कहाँ तक सीखा है। देखिए, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुरू होता है तो हमें पता है जो टीचर है वो उद्देश्यों का निर्धारण करता है। स्टार्टिंग में जब वो प्लानिंग कर रहा होता है, जब वो लेसन प्लान बना रहा होता है, तो वो क्या करता है? उद्देश्यों का निर्माण करता है कि आज की क्लास में उसका उद्देश्य ये है, उसे बच्चों को ये सिखाना है। ये जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, ये कब होता है? ये टर्म के एंड में होता है, मतलब ये फाइनल एग्जामिनेशन में होता है। कब होता है? फाइनल एग्जाम्स में होता है। फाइनल एग्जाम्स में होगा। इसका जो मेन मोटो है वो क्या होता है? इसका मेन मोटो होता है जजमेंट देना, रैंक देना या पास या फेल बताना। इसका मेन मोटो हो गया जजमेंट पास करना, जज करना कि बच्चों ने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है। यहाँ पर क्वांटिफाई कर रहा है बच्चे की नॉलेज के बारे में कि जो मैंने उद्देश्य निर्धारित किए थे उन उद्देश्यों को बच्चों ने कहाँ तक अचीव किया है। ये एक तरह से क्राइटेरिया बेस होता है कि बच्चे ने 33% मार्क्स अचीव किए हैं, बच्चे ने 70% मार्क्स अचीव किए हैं, बच्चे ने 50% मार्क्स अचीव किए हैं। अगर आपको याद आ रहा हो, जब भी हम जजमेंट देते हैं तो वो कौन से टाइप के असेसमेंट में देते हैं? सबमेटिव में देते हैं। कौन से में देते हैं? सबमेटिव असेसमेंट। सबमेटिव असेसमेंट ये लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। सबमेटिव असेसमेंट है वो फाइनल एग्जाम्स में होता है, एंड ऑफ द टर्म होता है, एंड होता है, एंड ऑफ टर्म। टर्म का जब आखिर हो जाता है
तो टीचर ये जानना चाहता है कि जो टीचर ने जो भी गोल डिसाइड किए थे, जो भी उद्देश्य उसने बनाए थे, क्या उन उद्देश्यों का अचीव हुआ है, किस हद तक वो उद्देश्य अचीव हुए हैं। ये सम्मेटिव असेसमेंट में हमें पता चलता है। सम्मेटिव असेसमेंट को ही कहा जाता है क्या, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये आपको याद रखना है। अधिगम का आंकलन, जो ऑलरेडी बच्चों को टीचर सिखा चुका है, अब उस सिखाए हुए ज्ञान के बारे में टीचर जानना चाहता है कि बच्चों ने कितना अचीव किया है। यहाँ पर जो कंट्रोल होता है वो किसके पास होता है, टीचर के पास कंट्रोल होता है। टीचर है वो पूरी एक्टिविटी की प्लानिंग करता है। टीचर डिसाइड करेगा उसने कब, कहाँ और कैसे जो असेसमेंट है वो करना है। देखिए, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसको करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन सम्मेटिव असेसमेंट है मोस्टली किससे होता है, पेपर पेंसिल टेस्ट होता है। कौन सा होता है ये, पेपर पेन टेस्ट होता है, मतलब रिटन टेस्ट होता है। ये रिटन फॉर्म में लिया जाता है। सब बच्चों के लिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बनाए जाते हैं कि बच्चों ने जो भी टीचर सिखाना चाहता था वहाँ तक सीखा है या नहीं सीखा है। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं होते हैं। यहाँ पर जज किया जाता है, रैंक दी जाती है। कहाँ पर, सम्मेटिव असेसमेंट में। और इसके बहुत सारे मेथड भी नहीं होते, मोस्टली पेपर पेंसिल टेस्ट या फिर पेपर पेन टेस्ट से ही सम्मेटिव असेसमेंट है वो किया जाता है। अब दूसरे टाइप की असेसमेंट की हम बात करें, दूसरा है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब अधिगम के लिए आंकलन। अधिगम के लिए आंकलन का मतलब हो गया आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। कौन सा, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको हम कहते हैं रूपात्मक या फिर रचनात्मक आंकलन। और जो हमारा सम्मेटिव था इसको हम क्या बोल रहे थे, योगात्मक आंकलन। अब रचनात्मक आंकलन में क्या होता है, यहाँ पर जो ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है, ड्यूरिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होता है, ड्यूरिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, जब शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया चल रही होती है तभी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन हो गया, जैसे क्विज हो गया, जैसे रेटिंग स्केल होगी, जैसे पोर्टफोलियो हो गया, जैसे एनेक्डोट रिकॉर्ड्स हो गए, जैसे ओरल क्वेश्चन आंसर हो गए। बहुत तरह के मेथड होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट करने के लिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो टीचर है उसे क्या मिलता है, फीडबैक मिलती है, उसे पृष्ठ पोषण मिलता है। और जो पृष्ठ पोषण मिलेगा उसका टीचर क्या करेगा, उसका टीचर करेगा अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सुधारने के लिए उसका यूज करेगा। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं, यहाँ पर टीचर है वो इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। यहाँ पर टीचर क्या करेगा, जब वो बच्चों को असेस कर रहा होता है तो कब करता है, जब वो बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो साथ साथ ही वो बच्चों का असेसमेंट कर रहा होता है। जब उसे फीडबैक मिलती है, उसे जिस भी तरह का पृष्ठ पोषण मिलता है उसी को वो बेस मानकर अपनी जो टीचिंग स्टाइल है उसमें चेंज करेगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में चेंज करेगा, या फिर अपने जो उद्देश्य उसने डिसाइड किए थे उसमें कुछ चेंजेस करेगा। इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाता है या फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग किया जाता है। हमें बच्चों को अधिगम करवाना है, उसके लिए हम बच्चों का असेसमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आंकलन होगा वो बच्चे को सेंटर मानकर किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो अप्रोच यूज होगी वो चाइल्ड सेंटर्ड होगी। कौन सी होगी, चाइल्ड सेंटर्ड होगी। और यहाँ पर जो थी वो कौन थी, टीचर सेंटर्ड थी। यहाँ पर टीचर सेंटर्ड थी। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल मेथड चला आ रहा था, जो वन टाइम एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम, वो तो होता है हमारा सबमेटिव असेसमेंट का टाइप। और फॉर्मेटिव में चाइल्ड है वो सेंटर में होता है। बच्चे को अधिगम करवाना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोई जजमेंट नहीं दी जाती है, पास फेल नहीं किया जाता है। यहाँ पर बच्चे की जो लर्निंग है, अधिगम है, उसमें सुधार करना होता है। मतलब ये डायग्नोस्टिक इन नेचर होता है, ये निदानात्मक होता है। कैसा होता है, ये निदानात्मक होता है।
निदानात्मक होता है, डायग्नोस्टिक होता है। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होता है, दोनों की ही फीडबैक मिलती है और दोनों के पास ही इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, यहाँ पर बच्चा है वो अपनी अचीवमेंट लेवल, जो उसने उपलब्धि प्राप्त की है उसकी, और अपनी कमियों के बारे में जानता है। और उस देखो, अगर बच्चे को कमियां पता लगी तो भी वो मोटिवेट होगा, और अगर बच्चे को अचीवमेंट के बारे में पता चला है तो भी वो मोटिवेट होगा। यहाँ से बच्चे को मोटिवेशन मिलती है। अगर उसने गलतियां की हैं तो वो मोटिवेट, उन गलतियों से सीखकर मोटिवेट होता है कि मुझे आगे गलतियां नहीं करनी है। और अगर बच्चा अच्छा अचीव कर रहा है तो उसको रीइंफोर्समेंट मिलता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, तो वो और अच्छा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करें असेसमेंट एज लर्निंग, अधिगम के समान आंकलन। देखिए, अधिगम के समान आंकलन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है, जो असेसमेंट है वो टीचिंग के बराबर ही है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बराबर ही है, ये अलग नहीं है। यहाँ पर जो टीचर और स्टूडेंट हैं, टीचर और स्टूडेंट बोथ इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं, दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं, दोनों ही एक्टिविटी को डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर जो असेसमेंट होता है वो सेल्फ असेसमेंट होता है। कौन सा होता है? सेल्फ असेसमेंट होता है। बच्चे हैं वो खुद का आंकलन खुद ही कर रहे होते हैं। जैसे कोई भी आप एक मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वहाँ पर आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे होते हैं, वहाँ पर आप अपनी कमियों के बारे में या अपनी उपलब्धि के बारे में खुद ही जान रहे होते हैं। देखिए, जब भी असेसमेंट एज लर्निंग होगा, यहाँ पर टीचर ने आपको पढ़ाया। देखिए, जैसे जितने भी ऑनलाइन सेशन हो रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जो टीचर है, जो एडुकेटर है, वो आपको पढ़ा रहा है, टीचर का रोल वहीं तक खत्म हो गया। फिर जब जाकर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो वहां पर क्या कर रहे हैं, आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं, आप असेसमेंट एज लर्निंग कर रहे हैं। जब बच्चा सेल्फ असेसमेंट करेगा तो उसको असेसमेंट एज लर्निंग बोलेंगे। सेल्फ असेसमेंट के साथ साथ जब पीयर असेसमेंट होता है, पीयर असेसमेंट का क्या मतलब हो गया, जब भी सहपाठी एक दूसरे का असेसमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी क्या हो रहा होता है, असेसमेंट एज लर्निंग हो रही होती है। पीयर्स हैं वो एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। जैसे दो सहपाठी एक साथ बैठे हैं, एक दूसरे को क्वेश्चन दे रहा है, दूसरा पहले को क्वेश्चन दे रहा है, और जब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो सहपाठी हैं वो एक दूसरे का आंकलन कर रहे होते हैं। तीसरा, यहाँ पर जो टीचर है वो भी आंकलन करता है। जब हमने टाइप्स ऑफ असेसमेंट पढ़ा था तो हमने प्लेसमेंट असेसमेंट की बात की थी। कौन सी असेसमेंट की बात की थी? प्लेसमेंट असेसमेंट, निष्पत्ति परीक्षण या स्थानक परीक्षण की बात की थी। उसमें टीचर क्या करता है, टीचर है वो बच्चे के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना चाहता है कि पहले से बच्चे को कितना आता है, ताकि वो उसको बेस बनाकर अपनी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको शुरू कर सके। बच्चे के पूर्व ज्ञान के बारे में टीचर को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक टीचर बच्चे के पूर्व ज्ञान के बारे में नहीं जानेगा, वो अपनी जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है उसको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो प्लेसमेंट असेसमेंट है वो भी क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग होती है, अधिगम के समान आंकलन होता है। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टीचर सेंटर्ड था असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। असेसमेंट फॉर लर्निंग में यहाँ पर टीचर है वो स्टूडेंट के साथ मिलकर जो एक्टिविटी है उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा था, लेकिन कंट्रोल फिर भी टीचर के पास ही था। यहाँ पर जो कंट्रोल है वो टीचर और स्टूडेंट दोनों के पास है। यहाँ पर दोनों 50-50% इक्वली हिस्सेदार होते हैं। अब लास्ट आता है हमारा असेसमेंट इन लर्निंग। असेसमेंट इन लर्निंग का मतलब क्या है, अधिगम में ही आंकलन। जब आप लर्निंग कर रहे हैं तो उसी में ही जब आप आंकलन कर रहे होते हैं उसी को हम बोलते हैं असेसमेंट इन लर्निंग। असेसमेंट इन लर्निंग, जैसे आप कोई भी एक क्लास ले रहे हैं, आप एक क्लास ले रहे हैं और साथ साथ आप अपना खुद का ही असेसमेंट कर रहे होते हैं अधिगम के साथ साथ। यहाँ पर जो टीचिंग की प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई है, टीचिंग कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पर जो लर्निंग है जो बच्चा खुद ही कर रहा होता है, यहाँ पर सेल्फ लर्निंग हो रही होती है और उसी के साथ साथ ही बच्चा अपना असेसमेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी है यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड होती है कम्प्लीटली।
यहाँ पर कंट्रोल है वो 100% किसके पास होता है, बच्चे के पास होता है। तो यहाँ पर टीचर क्या करता है, यहाँ पर टीचर एज ए फैसिलिटेटर होता है, एज ए सुविधा दाता होता है। बच्चा खुद ग्रुप में लर्निंग कर रहा है या अकेले लर्निंग कर रहा है, टीचर का काम सिर्फ उसे सुविधा देना है। जहाँ पर भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी डिफ़िकल्टी आएगी, तो वो उसका समाधान करेगा। और समाधान भी वहाँ पर वो उसको 100% सॉल्यूशन नहीं देगा, वहाँ पर वो उसे थोड़ा सा सॉल्यूशन दे देगा, मतलब उसको थोड़े से क्लूज दे देगा, थोड़े से उसको इंस्ट्रक्शंस दे देगा कि आप इस तरह से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हो। तो यहाँ पर टीचर है एज ए फैसिलिटेटर होता है, एज ए सुविधादाता होता है। अगर आपको ध्यान हो, टीचर को एज ए फैसिलिटेटर एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि टीचर है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चा के लिए सुविधादाता होता है। जहाँ पर भी बच्चे को प्रॉब्लम आएगी तो टीचर है वो अवेलेबल रहना चाहिए बच्चे की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ये होता है असेसमेंट इन लर्निंग। असेसमेंट इन लर्निंग बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन ये तीनों खूब पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेगा जो क्विज करवा रहा है टीचर, वो किसका एग्जाम्पल है, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग का है। बच्चों की फीडबैक लेना चाहता है, बच्चों ने कितना सीखा है उसके बारे में टीचर जानना चाहता है, ताकि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सके। जहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट की बात आएगी, रिकंस्ट्रक्शन की बात आएगी, रीथिंकिंग की बात आएगी, रीटीचिंग की बात आएगी, वहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, बच्चों का अधिगम के लिए आंकलन होगा। जहाँ पर भी जजमेंट की बात आएगी, जहाँ पर भी फाइनल एग्जामिनेशन में जजमेंट हो रहा है, एंड टर्म एग्जामिनेशन हो रहे हैं, वहाँ पर समेटिव असेसमेंट हो रहा है। जहाँ पर जो पीयर्स हैं वो असेसमेंट कर रहे हैं या फिर सेल्फ असेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर टीचर अपने छात्रों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना चाहता है, वहाँ पर असेसमेंट एज लर्निंग हो रहा होता है, अधिगम के समान आंकलन हो रहा होता है। और जब अधिगम के अंदर ही आंकलन हो रहा है, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस जब चल रहा है, जब बच्चा सीख रहा है, साथ साथ उसका आंकलन हो रहा है, उन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या हो रहा होता है, असेसमेंट इन लर्निंग हो रहा होता है। यहाँ पर जो कंट्रोल है वो 100% किसके पास होता है, चाइल्ड के पास होता है। टीचर है वो एज ए फैसिलिटेटर होता है। होपफुली आपको ये चारों के चारों असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट इन लर्निंग है, ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करूँगी। अब नेक्स्ट क्लासेज में हम मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक दो क्यूरी आ रही हैं कि हमें मेथड्स के बारे में बताया जाए, जो टीचिंग एंड लर्निंग के मेथड्स, जो टीचिंग के मेथड्स हैं, नेक्स्ट क्लास में हम वो डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।